नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट के बाद अब राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेजी के साथ शुरू कर दिया है। बताते चलें कि चरणबद्ध तरीके से अब लॉकडाउन में अनलॉक की छूट देने का ऐलान कर दिया गया है और अब बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने अनलॉक 6 की नई गाइडलाइंस को लेकर एक ट्वीट भी किया। बुधवार को हुए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि धर्मस्थलों के साथ ही सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। जातीय जनगणना जरूरी है और ऐसे में सीएम नीतीश ने कहा बात हो गई है और अब पीएम मोदी जो निर्णय लेंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और शॉपिंग मॉल, साथ ही जो पार्क हैं और धार्मिक स्थल हैं, सामान्य रूप से अब खोले जा सकेंगे। सभी तालों को अब खोला जा सकेगा। बता दें, जिला प्रशासन की तरफ से ये बात सामने आई है और इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बुधवार को स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे हैं। पता चला है कि वो रूटीन चेकअप के लिए वहां गए थे और वहां जांच के बाद डॉक्टरों की सलाह लेकर वो अपनी बेटी के आवास पर वापस लौट गए हैं। लालू के एम्स जाने की खबर से ही समर्थकों की चिंता बढ़ गई, लेकिन अब सभी को राहत मिली है। बताते चले कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली में हैं और इसी के साथ ही किडनी समेत अन्य बीमारियों का इलाज वो एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की देखरेख में करवा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों ही बताया था कि उनका स्वास्थ्य तेजी के साथ अब ठीक हो रहा है। कोरोना की वजह से वो पटना नहीं आ सके हैं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर वापस पटना लौटेंगे। तो वहीं दिल्ली में राजद सुप्रीमो के साथ ही उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और इसी बीच राजद और लालू परिवार में पिछले दिनों से घमासान भी मचा हुआ है। बताते चले, सुप्रीमो के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव से एक तरह से विरोध का बिगुल फूंक दिया गया है। और इसी बीच बिहार चुनाव आयोग ने मंगलवार की शाम को अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और किसी ने भी कोई भी नई योजना का आरंभ अब नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे और अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी अब आज से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। तो वहीं नामांकन के लिए उनको 7 दिनों का समय मिलेगा और आयोग ने नामांकन पत्र भरने और जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी जानकारी दी कि राज्य में के हर जिलों में 10 चरण में मतदान किए जाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर 1,13,000 से अधिक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मानसून समाप्त होने के साथ ही अब चुनाव भी शुरू हो जाएगा और लगातार अधिकतर जिलों में 10 चरणों में चुनाव होंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 11वें चरण में चुनाव किए जाएंगे। तो बताते चले, प्रथम चरण में 21 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंड में चुनाव होंगे। द्वितीय चरण में 29 सितंबर को 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव होंगे। तृतीय चरण में 8 अक्टूबर को 35 जिलों के 50 प्रखंड में चुनाव होंगे। तो वहीं चौथे चरण में 10 अक्टूबर को 36 जिलों में 53 प्रखंड में चुनाव होंगे। वहीं पांचवें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंड में चुनाव होंगे। छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंड में चुनाव होंगे। साथ ही आपको बता दें, अगले चरण में 37 जिलों में 63 प्रखंड और 8वें चरण में 36 जिलों में 55 प्रखंड, 9वें चरण में 33 जिलों के 53 प्रखंड, 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंड और 11वें चरण में 20 जिलों में 38 प्रखंडों में मतदान किए जाएंगे।
और इसी बीच केंद्र सरकार के राजस्व उगाही के लिए बिहार से गुजरने वाली 7 नेशनल हाईवे और पटना एयरपोर्ट को निजी क्षेत्र को सौंपने का फैसला अब आलोचना का वजह हो गया है। अब इस पर राजद के कड़ा ऐतराज जताते हुए बुधवार को तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जताया है। उन्होंने लिखा है कि भारत एक अत्यंत सामाजिक, आर्थिक और समन्वयता वाला देश है और अगर निजी क्षेत्र जिसका एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना होता है उनके हाथों में ही सब कुछ बेच दिया जाएगा तो कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कौन करेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, नौकरी और इन सब को कुछ कमजोर वर्गों के लिए कौन पहुंचाएगा? उन्होंने ये भी कहा केंद्र में बैठे नीम हकीमों ने अच्छी खासी दौड़ रही अर्थव्यवस्था को इतना बीमार कर दिया है कि अब इसका रेंगना भी दूभर हो गया है। इसी के साथ ही अब इसे जिंदा रखने के लिए इसी के अंग को काट काट कर देश की संपत्ति से ये झोला छाप निजी हाथों में बेच रहे हैं। आंगन बेचकर किसी तरह घर चलाना कौन सी काबिलियत है?